Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme B, Tapestry of the Past. In this theme we are studying chapter number 2, Reshaping India's Political Map. And we have already completed part 1, part 2, part 3 for explanation and this is part 4 and this chapter is very lengthy. So we make so many parts of this chapter for explanation, okay? Please like and subscribe my channel. It's my request to all the viewers, you do not subscribe my channel, okay? So let us start the Ahoms. अब जो है इस चैप्टर के अंदर हम जो है Ahoms के बारे में पढ़ने वाले हैं. In the 13th century, the Ahom ethnic group migrated from present-day Myanmar to the Brahmaputra Valley and formed the Ahom kingdom there. जो Ahoms जो थे ये आसाम से थे और ये लोग 13th सेंचुरी में आए थे. इन्होंने अपने ग्रुप फॉर्म कर लिए थे और माइग्रेट कहाँ से हुए थे? ये म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली की ओर आए थे ये लोग एंड फॉर्म द अहोम किंगडम देयर. और वहां पे इन्होंने क्या किया? अपना पूरा अहोम जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया. ड्यूरिंग बोथ द सुल्तानेट एंड द मुगल पीरियड्स अहोम रूलर्स ऑफर स्टिफ रेजिस्टेंस टू अटेम्प्ट एट एक्सपेंशन इनटू द नॉर्थ ईस्ट. फिर उन्होंने क्या किया? जब सुल्तान का टाइम पीरियड चल रहा था दिल्ली सल्तनत का और उस टाइम पे मुगल पीरियड भी चल रहा था, तो अहम रूलर्स ने क्या किया? बहुत स्ट्रांगली लड़ाई की, ठीक है, और लड़ाई करके अपने बहुत सारे अटेम्प्ट किए उन्होंने, ठीक है, टू स्टिफ रेजिस्टेंस किया टू अटेम्प्ट एट एक्सपेंशन टू द नॉर्थ ईस्ट. उन्होंने क्या किया? बहुत स्ट्रांगली लड़ाइयाँ लड़ी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसमें अपना पूरा किंगडम जो है वो एक्सटेंड कर ले, बढ़ा ले. ओके, तो उन्होंने हर तरीके से जो है अपने अटेम्प्ट किए कि वो अपने कब्जे में कर ले. ओके, their unique pike system called on every able-bodied man to provide service to the state through labor or military duty in exchange for land rights. और जो यूनिक पाइक सिस्टम था हमारा, यूनिक पाइक सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या, ये बहुत अलग तरीके का एक सिस्टम था जिसमें जो हेल्दी मैन है, एबल बॉडीड मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है, तो उसको अपनी सेवा देनी होती थी अपने राज्य के लिए थ्रू लेबर और मिलिट्री ड्यूटी इन एक्सचेंज फॉर लैंड राइट्स. अगर आपको ज़मीन चाहिए तो आपको क्या तो लेबर का काम करना पड़ेगा या फिर आपको सोल्जर्स की ड्यूटी जो है वो निभानी पड़ेगी. अगर आपको लैंड चाहिए, लैंड पे अपना अधिकार चाहिए, कोई भी अगर आप टेरिटरी एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने किंगडम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरीके की आपको कोई भी हेल्दी पर्सन होगा तो इस सिस्टम के तहत उसको ये ड्यूटी करनी पड़ेगी. दिस अलाउड द रूलर्स टू create public infrastructure and maintain a large standing force without a permanent army. और ये जो सिस्टम था वो इस रूलर्स को, जितने भी रूलर्स आते थे उनको बोलता था कि तुम जो लेबर जो काम करते थे तो वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करते थे? अपना बहुत बड़ा योगदान करते थे. अगर लेबर के तौर पे अगर कोई व्यक्ति अपनी सेवा दे रहा है तो वो क्या करता था? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाता था एंड मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग फोर्स विदाउट अ परमानेंट आर्मी. और उन्हें अच्छी खासी जो उनके लिए जो है सेना में लोग जो है वो तैयार हो जाते थे. और ये जो आर्मी होती थी वो परमानेंट नहीं होती थी. आज कोई आया फिर कोई आया फिर कोई आया, इस तरीके से जो है ये लोग अपनी सर्विस देते थे. ओवर टाइम द Ahoms assimilated the local culture, promoted agriculture, encouraged diverse faiths and contribute to the rich traditions. और फिर आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतता गया, अहोम जो थे उनकी जो संस्कृति होती थी, ट्रेडिशंस होते थे, उनको बढ़ावा मिला. ठीक है, उन्होंने अपने खुद के ट्रेडिशंस और कल्चर्स को जब उनको बढ़ावा मिला, उनकी खेती बाड़ी जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉप्स जो है अच्छे से ग्रो करने लग गई, एग्रीकल्चर जो है उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे जा रहा था. तो एनकरेज डाइवर्स फेथ, और अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग जो हैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे एंड कंट्रीब्यूटेड टू द रिच ट्रेडिशंस ऑफ आसाम. और इस तरीके से जो आसाम के जो बहुत रिच ट्रेडिशंस हुआ करते थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान था इसके अंदर. ओके, इससे आपको पता है एक बिहू फेस्टिवल जो आसाम के अंदर सेलिब्रेट किया था, तो ये सारे क्या है? हमारे ट्रेडिशंस हैं जो सेलिब्रेट किए जाते थे. तो इस तरीके से जो है अहोम का जो है अपना एक अलग ही दबदबा देखने को मिला 13th सेंचुरी के अंदर. ओके, लेट्स एक्सप्लोर, डिस्कस इन क्लास हाउ द पाइक सिस्टम अफेक्टेड इन डेली लाइव्स ऑफ द पीपल इन द अहोम किंगडम बोथ इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स एंड हेल्प द किंग मैनेज बोथ द आर्मी एंड इकोनॉमी.
तो इसमें आपको डिस्कस करना है क्लास में पाइक सिस्टम के बारे में, कैसे पाइक सिस्टम जो है हमारे रोज की जिंदगी को प्रभावित करता था जो लोग अहोम किंगडम में रहते हैं, और अगर हम चुनौतियों की बात करें या अपने फायदे की बात करें, किस तरीके से जो है वो राजा की मदद कर रहे थे आर्मी को भी मेंटेन करने में और इकोनॉमी को भी मेंटेन करने में। ओके, यू विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन योर क्लास। ओके, in 17th century, when Aurangzeb sent Mughal forces briefly capturing the Ahom capital Ghargaon, the Ahoms used their knowledge of the terrain. 17th century के दौरान जब औरंगजेब ने अपनी मुगल फोर्सेस को भेजा था कि तुम जाके आक्रमण कर लो और कब्जा कर लो अहोम कैपिटल, जो कि गढ़गांव उसकी कैपिटल हुआ करती थी अहोम की। द अहोम यूज देयर नॉलेज ऑफ द टेरेन, अहोम्स ने क्या किया, उनको बहुत अच्छी खासी जानकारी थी, ज्ञान था उन्हें एरिया का, ठीक है, उस एरिया में क्या क्या चीजें, पूरी जमीन कहाँ का, सब चीज का उनको अच्छे से नॉलेज थी उस टेरेन की। डेंस फॉरेस्ट, कहाँ पे घने जंगल हैं, कहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, कहाँ पे नदियां हैं, ठीक है, इस तरीके की उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी अपने टेरेन्स की। एंड प्रसिस्ट गोरिल्ला टैक्टिक्स टू रिपल्स द अटैक, और वो लोग जो थे लगातार जो थे गोरिल्ला अटैक करते थे। गोरिल्ला टैक्टिक्स से क्या करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, युद्ध लड़ते। गोरिल्ला टैक्टिक्स क्या होती है, सडन अटैक करना। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, वो कम ग्रुप होते हैं, कम लोग होते हैं, वो छुप जाते हैं, छुप के जो फायरिंग करते हैं, अटैक करते हैं, उसी को हम गोरिल्ला टैक्टिक्स बोलते हैं। टू रिपल्स द अटैक, जिससे कि जो है उनके ऊपर अटैक कर सके। ऑल्दो द लेटर हैड मोर मैन एंड अ लार्जर फ्लीट ऑफ रिवर बोट्स, और आप देखेंगे वहाँ पे बाद में बहुत सारे व्यक्ति आए, ठीक है, और लार्जर फ्लीट ऑफ रिवर बोट्स, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोट चला लेते थे रिवर के अंदर। इस तरह के बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे आपको। नोटेबली इन द बैटल ऑफ सरायघाट, जो कि बैटल ऑफ सरायघाट हुई थी 1670 के अंदर, फॉट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर नियरली प्रेजेंट है गुवाहाटी। उस टाइम पे कहाँ लड़ी गई थी, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। आज जो है ये एरिया जो है गुवाहाटी वाले रीजन में आता है। द अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुकान, और अहोम का एक मिलिट्री कमांडर था लचित बोरफुकान, उसके 10,000 मैन थे एंड 10,000 मैन डिफीटेड अ मुगल फोर्स। उन्होंने क्या किया था, मुगल 10,000 मैन ने क्या किया था, मुगल की फोर्स को क्या किया था, हरा दिया था। और मुगल की जो फोर्स थी उसमें 30,000 सोल्जर्स थे, उनको क्या किया था, जो अहोम के मिलिट्री कमांडर थे लचित बोरफुकान ने इतने सारे लोगों को हरा दिया था, ठीक है। अहोम का जो मिलिट्री कमांडर था लचित बोरफुकान, उसके 10,000 मैन थे, उन्होंने क्या किया, मुगल फोर्सेस के 30,000 सोल्जर्स को हरा दिया था। अल्टीमेटली द अहोम वर एबल टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस, और इस तरीके से क्या हुआ, जो अहोम ने अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए वो सक्सेस हुए, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सक्सेस हुए। ओके, डोंट मिस आउट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, इसको हम समझ लेते हैं। राम सिंह द जनरल ऑफ द मुगल आर्मी प्रेज द अहोम वॉरियर्स इन दीज टर्म्स, एवरी असमी सोल्जर्स इज एक्सपर्ट इन रोइंग बोट्स, in shooting arrows, in digging trenches, and in wielding guns and cannons. I have not seen such specimens of versatility in other parts of India. राम सिंह जो था वो जनरल था मुगल आर्मी का, और उसने जितने भी अहोम के वारिस थे, मतलब जो अहोम किंगडम के जो योद्धा होते थे, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की, ठीक है। और किन शब्दों में की है तो वो मैं भी आपको बताती हूँ। एवरी आसामी सोल्जर्स इज एक्सपर्ट इन रोइंग बोट्स, उन्होंने क्या बोला, हर जो आसामीज का सैनिक है उसको बोट चलाने आती है, ठीक है, उसको धनुष बाण चलाने आता है। इन शूटिंग एरोस, इन डिगिंग ट्रेंचेस, उसे गड्ढे खोदने आते हैं, अपने आप का बचाव करने के लिए वो गड्ढे में छुप जाते थे। एंड इन वेल्डिंग गन्स, बंदूक को और तोपों को अच्छे से चलाना आता था उन्हें। आई हैव नॉट सीन सच स्पेसिमेंस ऑफ वर्सैलिटी इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो राम सिंह थे, जनरल थे मुगल आर्मी के, उन्होंने ये बोला कि इस तरीके के वर्सैलिटी, मतलब इस तरीके के जो लोग टैलेंटेड, इन लोगों में इतनी खूबियां, इन्हें सब कुछ आता है, ये लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। तो इस तरीके का स्पेसिमन, इस तरीके की चीजें मैंने और भी कोई पार्ट्स जो है इंडिया के अंदर वहां पे नहीं देखा है। लेट्स एक्सप्लोर हाउ डिड द अहोम्स यूज द रिवर्स, हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ आसाम टू देयर एडवांटेज। किस तरीके से जो अहोम्स थे, जो अहोम 13th सेंचुरी में आए थे, उन्होंने किस तरीके से नदी का यूज किया, किस तरीके से पहाड़ों का यूज किया, किस तरीके से जंगल हुआ करते थे आसाम, उनका फायदा उठाया। कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच द ज्योग्राफी हेल्प बिल्ड डिफेंसेस एंड फाइट वॉर्स। क्या आप कुछ तरीके इस तरीके से बता सकते हैं कि ज्योग्राफी ने उनकी कितनी मदद की होगी इस तरीके से अपनी रक्षा के लिए और युद्ध लड़ने के लिए। तो ये कुछ इसमें आपको पिक्चर शो किए हैं, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए आप, फिगर 2.24, ए प्लैक कमेमोरेटिंग
द बैटल ऑफ सरायघाट with an home boat in the foreground, सराय घाट वॉर मेमोरियल पार्क। ये जो है ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसके अंदर क्या किया उन्होंने, जो बैटल ऑफ सराय घाट की यादगार को बनाए रखने के लिए ओहोम ने बोट को रखा है इसके अंदर। देखिए इसमें बोट है, इसमें बहुत सारे लोग जो है सवार होके जा रहे हैं इन द फोरग्राउंड। तो ये इस तरीके की जो ये वस्तु जो है, इसको वस्तु में जो भी आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से इसको रखा गया है पेट के अंदर, पूरी पिक्चर्स की ड्रॉ की है। तो बैटल ऑफ सराय घाट को याद करने के लिए ये इस चीज को कहाँ रखा गया है, इसको सराय घाट वॉर मेमोरियल पार्क के अंदर इस प्लेक को रखा गया है। ओके, कि हमें बैटल ऑफ सराय घाट की ये चीज याद दिलाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग फिगर देख लेते हैं। फिगर 2.25 स्टैचूज डिपिक्टिंग अहोम वॉरियर्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सराय घाट। ये जो है पिक्चर फिगर 2.25, ये आपको ये शो कर रही है, कुछ स्टैचूज आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं अहोम वॉरियर्स के। ये कौन है, अहोम वॉरियर्स के स्टैचूज बनाए गए हैं कि किस तरीके से जो अहोम वॉरियर्स थे वो बैटल ऑफ सराय घाट में उन्होंने युद्ध लड़ा था। ओके, उनके स्टैचूज को बनाया गया है मेमोरी के लिए। ओके, याद के लिए, यादगार के लिए। ओके, चलो अभी जो है हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ द सिख्स। कैसे जो है सिख आए थे हमारे देश के अंदर और किस तरीके से वो फैल रहे थे जगह जगह। ठीक है, उन्होंने अपना किस तरीके से एम्पायर फैलाया था, किस तरीके से उन्होंने टेरिटरीज पे कब्जा किया था, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस धर्म का कितना प्रचार प्रसार हुआ था। In 15th century Punjab, Guru Nanak spread the message of equality, compassion and the oneness of God. His followers came to be known as Sikhs. 15th century के दौरान क्या हुआ, 15th century क्या होता है, आपकी इस बुक में जो है आपको डेट्स, जिस तरीके से पहले की जो ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री जो सोशल साइंस की बुक है उसमें पहले डेट्स आता था। इस वाली जो लेटेस्ट बुक है इसके अंदर सिर्फ सेंचुरीज में बताया है। तो 15th सेंचुरी कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 40,001 से लेके, मैं आपको बता देती हूँ, 14,001 से लेके 1500 तक, इट मीन्स 1499 मान लो आप। तो यहाँ तक जो टाइम पीरियड रहा है उसको 15th सेंचुरी बताया। 15th सेंचुरी के दौरान जो है राइज हो रहा था सिक्स का पंजाब के अंदर। गुरु नानक थे, उन्होंने अपने उपदेश जो है इक्वालिटी के, सब लोग बराबर हैं, कंपैशन के, कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और आपको उसकी हेल्प करनी है, एक दूसरे के प्रति आपका दया का भाव होना चाहिए। तो ये सब फीलिंग्स जो है उन्होंने फैलानी शुरू की अपनी टीचिंग्स के थ्रू। एंड द वननेस ऑफ गॉड, उन्होंने बताया कि भगवान तो सिर्फ एक ही है, एक ओमकार, उनकी भाषा में जो है एक ओमकार बोला जाता है वननेस ऑफ गॉड को। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज सिख्स, और जो उनके फॉलोअर होते थे, जो उनको फॉलो करते थे गुरु नानक को, उनको सिख बोला जाता था। ओके, ऑल्दो सिखिज्म बिगेन प्योरली एज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, और सिखिज्म जो है इस धर्म की शुरुआत हुई थी एक आध्यात्मिक आंदोलन से, कि वो लोग इस तरीके से शुरुआत कर रहे थे कि लोगों को गॉड से लोगों को कनेक्ट करना चाहते थे। द लेटेस्ट सिक्स गुरुज हैड टू रिस्पॉन्ड टू द ग्रोइंग इनटॉलरेंस एंड परसिक्यूशन अंडर सम मुगल रूलर्स। बाद में कुछ सिख गुरु आए और उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। क्या होता था, जो आपने जहांगीर के टाइम पर पढ़ा होगा, जहांगीर क्या करता था, वो जबरदस्ती जो लोग मतलब कि मुस्लिम धर्म को नहीं मानते मुगल फोर्सेस के अंदर, तो उनको वो बोलता था कि नहीं, आपको ये धर्म मानना ही पड़ेगा। तो उनके साथ बहुत अत्याचार का व्यवहार होता था, बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था उनके साथ। ठीक है, और जो नहीं होता था उसको भी वो रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता था, इस्लाम धर्म में। और जो लोग इस धर्म के लोगों को नहीं फॉलो करते फिर उनपे बहुत ज्यादा उनपे टैक्स वगैरह लगाता था, जजिया टैक्स लेके आया था वो। तो इस तरीके से जो अत्याचार हो रहे थे, जब सिख गुरु ने देखा कि इस तरीके यहाँ तो बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है मुगल रूलर्स के टाइम पे, तो उन्होंने इस चीज के लिए क्या आवाज उठाई। When Emperor Jahangir found out that Guru Arjan had supported his rebellion son, he had Guru Arjan tortured to death. जब उन्होंने देखा, जब एम्परर जहांगीर आया, उसने देखा कि गुरु अर्जन ने क्या किया है, अपने बेटे को सपोर्ट किया है विद्रोह के लिए। ही हैड गुरु अर्जन टॉर्चर, फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया था, जहांगीर ने गुरु अर्जन को ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया, और फिर उनकी अंत में मृत्यु हो जाती है इसी कारण से। This promoted Guru Arjan's sons and successor Guru Har Gobind to, ये देखिए अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं,
इस तरीके से आप देखेंगे गुरु अर्जन का जो बेटा था और उसके जो सक्सेसर थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे, जो उसके गद्दी पे बैठे थे उसके बाद, तो गुरु हरगोविंद आए थे टू इंट्रोड्यूस मार्शल ट्रेनिंग फ्रॉम एंड फॉर्मर सिख। तो उनको मार्शल ट्रेनिंग सिखाई, किस तरीके से आपको तलवारों का यूज करके कैसे आपको हैंडल करनी है सिचुएशन को। और एक सिख आर्मी बना ली उन्होंने अपनी। इनकी अपनी खुद की कलाकृतियां होती हैं जो कि आप देखेंगे जो बैसाखी का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे इनका एक तरीके का एक्ट होता है। उस टाइम पे इनको बहुत तो मतलब एक इनकी खुद की ट्रेनिंग होती है जो ये लोग परफॉर्म करते हैं, और जो मतलब उनके कल्चर का पार्ट होता है। ओके, विच फॉट सेवरल बैटल्स अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। तो इस तरीके से आप देखें गुरु हरगोविंद को उन्होंने इंट्रोड्यूस की मार्शल ट्रेनिंग, और जो सिख और एक सिख आर्मी अपनी खुद की एक रेजिमेंट बनाई, फौज बनाई सिखी, जिसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट। ओके, और उनकी जो मार्शल ट्रेनिंग में क्या होता था, उनको वेपन चलाना और उनको फाइट स्किल सिखाना, वॉर की टेक्निक्स, ये सब चीजें उनको सिखाई गई थी मार्शल ट्रेनिंग के दौरान। ये गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या किया था, मार्शल ट्रेनिंग लेके आए थे। लेकिन जितने भी व्यक्ति जो सिख आर्मी में जाते थे, वो लोग उनको ट्रेन किया जाता था इसके लिए, कैसे आपको वेपन चलाना है, कैसे आपको वार की सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरीके से आपके अंदर फाइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। ओके, डोंट मिस आउट। अब जो है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको हम पहले समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। In the context of chapter, Punjab refers to the vast region now split across India and Pakistan. अभी जो इस चैप्टर के संदर्भ में जो हम चीज समझ रहे हैं, पंजाब का मतलब होता है पूरा एरिया, रीजन। ठीक है, आज जो है हमारा जो पंजाब है, मीन्स आज़ादी के बाद से जब पाकिस्तान का अपना जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था और इंडिया अपना अलग था, उस टाइम से क्या हुआ, पंजाब जो था उसके दो टुकड़े हो गए थे। एक हिस्सा पंजाब वाला इंडिया में चला गया, दूसरा पंजाब का हिस्सा कहाँ चला गया, पाकिस्तान के अंदर। द सिक्स सेक्रेड टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब वाज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन। सिख जो धर्म के लोग होते थे, उनका अपना खुद का एक उनके खुद के पवित्र ग्रंथ है उनके, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब ने सबसे पहले क्या किया था, कंपाइल किया था। बहुत सारे भजन, श्लोक्स और मंत्र वगैरह जो है, इसमें हर चीज उनकी धर्म से संबंधित चीजें जो है इसमें इकट्ठी की गई और एक बुक तैयार की। किसने, गुरु अर्जन ने। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये क्या है, उनके सेक्रेड टेक्स्ट का नाम है। ओके, गुरु टेक्स बहादुर हाइम्स वो एडेड लेटर। बाद में क्या हुआ, गुरु टेक बहादुर जो थे, इनके भजन, इनके मंत्र, उनको भी जोड़ा गया किसके अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारा सिख का सेक्रेड टेक्स्ट हुआ करता था। इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज वन गॉड फॉर ऑल। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ जो इस धर्म के अंदर भगवान को, एक ही भगवान को बताया, एक ही भगवान होते हैं, हु स्टेबलाइज द अर्थ एज अ होम फॉर धर्म। और उन्होंने ये भी बताया जो हमारी जो धरती है आज, जो जिस अर्थ को क्या बोला उन्होंने, धरती को होम फॉर धर्म, यही हमारा धर्म है। जो हमारी पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं, यही हमारा क्या है, धर्म है। एंड एंजॉय सिक्स टू प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस। और उन्होंने सिख धर्म के लोगों को सच्चाई के बारे में बताया, कुछ वैल्यूज के बारे में बताया, जैसे कि कंपैशन, दया भाव होना चाहिए आपके अंदर, ह्यूमिलिटी, इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है, विनम्रता होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, अगर आपको गुस्सा है तो आपको किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना है, अमंग अदर वैल्यूज। इस तरह बहुत सारी वैल्यूज जो हैं सिख लोगों को सिखाई गई थी। An example, truth is higher but highest still is truthful living. एक उदाहरण भी दिया गया है कि ट्रूथ इज हाई, सच्चाई तो है, सच्चाई तो सबसे सर्वोपरि है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या है, आपको ईमानदारी से जिंदगी जीनी है। ओके, इन 1675 a group of Kashmiri पंडित approached Guru Tegh Bahadur seeking protection from religious persecutions. The Guru decided to stand with them and court martyrdom arrested. 1675 में एक ग्रुप था कश्मीरी पंडित का, बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे कश्मीरी पंडित के। उन्होंने, वो किसके पास गए, गुरु टेक बहादुर के पास गए कि हमें बचाइए हमारे धर्म के लोगों को, और हमारा धर्म के नाम पे जो है हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, हम पे अत्याचार किया जा रहा है। द गुरु डिसाइड टू स्टैंड विद देम एंड कोर्ट मार्टिरडम। और ये जो गुरु थे, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इनके साथ खड़ा हूँगा, इनके साथ कुछ भी ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। तो कोर्ट मार्टिरडम जो है, वहाँ जब वो गए, वहाँ पे उनको अरेस्ट किया गया। औरंगजेब ऑर्डर्ड हिम टू कन्वर्ट टू इस्लाम। औरंगजेब ने उनको ऑर्डर किया कि इनको, औरंगजेब ऑर्डर हिम टू कन्वर्ट, औरंगजेब ने उनको बोला कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। डिस्पाइट टॉर्चर एंड डिस्पाइट विटनेसिंग टू ऑफ हिज डिसिपल्स, उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और
कुछ उनके इस तरीके के चेले हुआ करते थे, किनके, गुरु तेग बहादुर के, उनके साथ भी जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर, बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया। इस तरीके से किया गया कि उनकी मृत्यु हो जाए। द गुरु रिफ्यूज्ड ऑन औरंगजेब्स ऑर्डर, ही वॉज पब्लिकली beheaded इन चांदनी चौक दिल्ली। लेकिन गुरु ने मना कर दिया कि हम तुम्हारा धर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। तो फिर क्या हुआ, औरंगजेब ऑर्डर्स, ही वॉज पब्लिक, औरंगजेब ने क्या किया, उनका सिर काट के चांदनी चौक दिल्ली पे रख दिया। इन रिस्पॉन्स हिज सन गुरु गोविंद सिंह, इसके रिस्पॉन्स में उनका एक बेटा था गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10th और लास्ट गुरु था, ठीक है, 10th और लास्ट गुरु थे। स्टेबलाइज द खालसा, उसने क्या किया, खालसा की नींव रखी, खालसा धर्म की स्थापना की। ए मार्शल ब्रदरहुड कमिटेड टू जस्टिस, और इस चीज़ पे लोगों ने बोला कि इस चीज़ के उनका सिर काटा है तो इनको न्याय मिलना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे। विच फ्रिक्वेंटली क्लैश विद द मुगल फोर्सेस, फिर से क्या हो रहा था, दोबारा से क्या हो रही थी, मुगल फोर्सेस के साथ आमना सामना हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी। और इस तरीके से लड़ाइयाँ हुई कि इसमें बहुत लोगों की जान चली गई अपने धर्म को बचाने के लिए। तो मुगल फोर्सेस एट ग्रेट कॉस्ट ऑफ लाइफ, और इसमें बहुत से लोग की जान भी गई थी। ओके ये पेज जो है एकदम से टर्न हो गया। हम कहाँ पे थे, इस वाले पार्ट पे। अब मैं आपको कुछ मिनिएचर पेंटिंग दिखा देती हूँ गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे। इस तरीके की मिनिएचर पेंटिंग हुआ करती थी। ये मिनिएचर पेंटिंग जो है गुरु गोविंद सिंह के, इसमें आपको दिखाया गया कि कैसे जो है ये घोड़े पे बैठे हैं, ठीक है, और उनकी पेंटिंग को बनाया गया है। डोंट मिस आउट, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। डू यू नो व्हाट द गुरुद्वारा सिसगंज साहिब इन चांदनी चौक, क्या आप जानते हैं गुरुद्वारा सिसगंज साहिब जो चांदनी चौक पे है? द फेमस शॉपिंग एरिया इन दिल्ली, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं दिल्ली के अंदर, वो फेमस एरिया कौन सा है? चांदनी चौक। सिग्निफाइज, ये क्या बताता है? इन सिखिज्म एक गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। सिख धर्म के अंदर क्या होता है, जो सिख धर्म के लोग होंगे वो हमेशा प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू में क्या करते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, और जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं वो लोग मॉस्क जाते हैं, और लाइक क्रिश्चियंस दे गो टू चर्च। ओके, दिस वन मार्क्स द साइट वेयर गुरु तेग बहादुर द 9th 6th गुरु वाज beheaded by औरंगजेब इन 1675। और ये एक साइट है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जो हैं वो 9th सिख गुरु माने जाते हैं, बिहेड, जिनका सिर काट के औरंगजेब ने 1675 में सिर काट के रखा था। द हिस्टोरिक गुरुद्वारा इज यूनिकली ऑनर द सिख रेजिमेंट, और जो ये गुरुद्वारा बना है वो, उसके जो गुरुद्वारा बनाया गया है वो गुरु तेग बहादुर के लिए मतलब बनाया गया है, मतलब उनको थोड़ा उन्हीं के नाम से जो है यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया है। तो उनको सम्मान देने के लिए सिख रेजिमेंट क्या करती थी, उनको सम्मान देने के लिए क्या करती थी, इसमें जाती थी गुरुद्वारा में। विच हैज सैल्यूटेड इट बिफोर द प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे परेड, जब भी रिपब्लिक डे की परेड होती है तो प्रेसिडेंट को सैल्यूट करने से पहले वो लोग क्या करते थे, जो गुरु तेग बहादुर की जो समाधि है उसको वो ऑनर करते हैं पहले, जो सिख रेजिमेंट के लोग हैं। हर साल जो रिपब्लिक डे की परेड होती है सबसे पहले वो प्रेसिडेंट से को सलामी देने से पहले क्या करते हैं, वो जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी की समाधि है उसको ट्रिब्यूट देते हैं, उसके बाद जो है वो अपना परेड में प्रेसिडेंट को सैल्यूट देते हैं। सिंस 1979 से ये चला आ रहा है। इट स्टैंड्स अ पावरफुल सिंबल ऑफ फेथ एंड सैक्रिफाइस इन इंडियन हिस्ट्री, और इसको एक पावरफुल सिंबल माना जाता है, एक विश्वास माना जाता है और त्याग माना जाता है, जो कि आज भी हमारे भारत इतिहास में हिस्ट्री में देखने को मिलता है। थिंक अबाउट इट, व्हाई डू यू थिंक गुरु तेग बहादुर एंड्योर्ड टॉर्चर रेदर देन कन्वर्ट? क्या आप मानते हैं गुरु तेग बहादुर को इतना उन्होंने कितना सहन किया, कितना टॉर्चर सहन किया, उनको कन्वर्ट कर रहे थे जब बोला था कि तुम इस्लाम धर्म को अपना लो, जहांगीर ने बोला था, सॉरी जहांगीर ने नहीं, औरंगजेब ने बोला था, सॉरी। व्हाई डिड ही थिंक हिज सैक्रिफाइस वुड मेक अ डिफरेंस? तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बलिदान दिया है। What values did the Sikh Gurus and Khalsa embody? क्या क्या वैल्यूज सिख गुरु और खालसा से हमें सीखने को मिली हैं? कंपैशन, इक्वालिटी,
ह्यूमिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, इस तरीके की वैल्यूज हमने सीखी हैं. हाउ आर दे रिलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड, किस तरीके से अगर आज इसको हम जोड़ें तो क्या समझ सकते हैं इसके बारे में. ओके. As the Mughal Empire declined, especially under the onslaughts of the Marathas, see next chapter. जैसे जब मुगल एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, फिर क्या हुआ था कि बहुत भारी हमले हुए बहुत भारी हमले होने लगे अंडर द ऑनस्लॉट्स ऑफ मराठास के टाइम पे, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मराठास के बारे में, वो हमारा मराठा से रिलेटेड है. तो इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी सेवरल सिख कॉन्फेडरेसी इमर्ज इन पंजाब रीजन. बहुत सारे सिख्स के इस तरीके से आप देखेंगे सिख लोग ने अपने अपने ग्रुप फॉर्म कर लिए थे और छोटे छोटे राज्य फॉर्म कर लिए थे पंजाब रीजन के अंदर. दे वर अल्टीमेटली यूनिफाइड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, और सब लोग इकट्ठे हो गए थे और इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश किसकी रही, महाराजा रणजीत सिंह की. एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी के आते आते, ठीक है, जब 18th सेंचुरी का एंड हो रहा था, 19th सेंचुरी शुरुआत हो, एट द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी के का टर्न मतलब खत्म होने के टाइम पे ये सब चीजें हो रही थी. Ranjit Singh's military acumen, diplomatic skill and religious tolerance allow him to establish strong centralized. रंजीत सिंह जो थे वो मिलिट्री माइंड उनका बहुत अच्छा था, किस तरीके से वॉर में सिचुएशन को हैंडल करना है, तो उनके बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी इसकी. डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, उन्हें ये भी पता था किस तरीके से हम चतुराई से जो है यहाँ पे अपने स्किल्स का यूज करके इन लोगों को कैसे हराना है. एंड रिलीजियस टॉलरेंस, अपने रिलीजन को वो बहुत ज़्यादा मानते थे और अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे. और इस तरीके से क्या हुआ था, उन्होंने स्थापित कर लिया था एक मजबूत और वेल ऑर्गेनाइज जो है उन्होंने अपना सिख एम्पायर फॉर्म कर लिया था. विच स्पैन मच ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सिख एम्पायर जो है वो देखने को मिलेगा. इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर में भी थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो सिख एम्पायर के कब्जे में आ गया था. टिल द मिड 19th सेंचुरी, जब मिड 19th सेंचुरी के मिड के टाइम पे, इट मीन्स 1850 के टाइम पे, दिस एम्पायर इज रेजिस्टेड, और ये एम्पायर जो है रेजिस्ट हो गए लग गया था. बचा हुआ जो मुगल साम्राज्य था वो क्या हो रहा था, बोथ मुगल रेमिनेंट्स एंड लेटर ब्रिटिश एक्सपेंशन, बचा हुआ जो मुगल साम्राज्य और जो ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन हुआ था, उन दोनों का क्या हुआ था, मतलब इसमें ये बोला है कि 19th सेंचुरी के मिड में मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश एक्सपेंशन का आमना सामना हुआ था. ओके. एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तानेट, क्या प्रशासन रहा था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, इसको हम समझने वाले हैं. किस राज्य किंगडम को अच्छे से चलाना, रूल्स बनाना, लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना, किस तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट करना, तो ये सब प्रशासन में हम समझेंगे. ओके. एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया, कैसा प्रशासन रहा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे. द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस अ पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर ऑन द सुल्तान, दिल्ली सल्तनत जो है एक पॉलिटिकल राजनीतिक तंत्र लेके आए और उसमें सुल्तान जो था वो ही हेड माना जाता था. Who possess absolute authority as a political and military head, उसके पास पूरी ही राजनीतिक पावर होती थी और वो मिलिट्री का हेड भी रहता था. And whose duties according to contemporary chronicles including defending the territories of Islam against possible aggression, और उसकी ये ड्यूटी हुआ करती थी जो आज का जो समय चल रहा है उसके दौरान भी, कि जो टेरिटरीज है उसको बचाना, इस्लाम की टेरिटरीज जो अगेंस्ट, अगर कोई इस्लाम की टेरिटरीज पॉसिबल एग्रेशन कर रही है दुश्मन के सामने, तो उसको कैसे उसकी डिफेंड करना है, कैसे उसकी रक्षा करनी है. कलेक्टिंग फीस एंड टैक्सेस, किस तरीके से टैक्स वसूलना है, किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करना है. एंड कीपिंग टच विद पब्लिक अफेयर्स, और लोगों से किस तरीके से अपने आप को जोड़ के रखना है, उनकी समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है. एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल बाय पर्सनल कॉन्टेक्ट, लोगों से कैसे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रखेंगे, उनसे पूछेंगे उनका हालचाल. तो ये ड्यूटी होती थी उस टाइम के दिल्ली सल्तनत की, ये एक जिम्मेदारी होती थी. The Sultan was however assisted by council of ministers who were in charge of various department of the Sultan. लेकिन सुल्तान को जो है उस टाइम पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे. जो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है सुल्तान, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे. और वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे वो वेरियस डिपार्टमेंट जो होते थे सुल्तान के, वहाँ से अपॉइंट किए गए होते थे वो. तो उसकी जो सुल्तान हुआ करता था उस टाइम पे, जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो उसके पास पूरी एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी, वो सब इसकी हेल्प करते थे. वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एकता सिस्टम इन विच टेरिटरीज वॉज असाइन टू द नॉर्मल. एक इंस्ट्रूमेंट है इस प्रशासन का, ठीक है, वो है एकता सिस्टम. एकता सिस्टम आया था इस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान,
और ये क्या है, द सिस्टम इन विच टेरिटरीज वो असाइन टू नॉबल्स। इसमें क्या होता था, जो टेरिटरीज होती थी, लैंड का एरिया जो होता था, वो कोई ऑफिसर होता था या अच्छी पोस्ट पे होता था व्यक्ति, उसको दे दिया जाता, जिसको इक्तिदार बोला जाता था, टू कलेक्ट टैक्सेस, कि आपको इस जमीन से क्या करना है टैक्स। दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा था, तो जब बहुत बड़ा था तो एक ही रूलर, जो उस टाइम पे जो रूलर था वो ही सभी पूरी टेरिटरीज को कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो इस तरीके से इक्तेदार जो थे उनको अपॉइंट कर लिया गया था। उसका काम होता था वहां से टैक्स को, वो कर को इकट्ठा करना, विच माइनस एक्सपेंस, उसमें से जो उसका खर्चा उसको हटा दिया जाता था टैक्स से, वो सपोज टू गो टू द सुल्तान ट्रेजरी, और ये जो टैक्स होता था, जो टैक्स से जो पैसा आता था वो सुल्तान के खजाने में जाता था। ओके, तो इस तरीके के जो नॉबल्स को अपॉइंट किया गया था उस टाइम पे, टेरिटरी बहुत ज्यादा टेरिटरी हुआ करती थी इस सिस्टम के तहत, तो सभी टेरिटरीज पे कब्जा करने के लिए नॉबल्स को अपॉइंट कर दिया गया था। तो वो वहां से नॉबल्स क्या करता था, उसको उसी को इक्तदार बोला गया, वो टैक्स इकट्ठा करता था, उसके खर्चे हटा के, और जो पैसा होता था वो सुल्तान के खजाने में जाता था। दे वर नीडेड इन पर्टिकुलर टू मेंटेन द आर्मी, उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी कि आर्मी को मेंटेन करने के लिए। द सिस्टम क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लोयल टू द सेंट्रल अथॉरिटी, और ये सिस्टम ने एक पूरे एक तरीके के जाल बनाकर रख दिया था कि जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो लोयल है अपने, मतलब कि अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा वफादार हैं, बट द पोस्ट वॉज नॉट हाई ट्री। तो उन्होंने कहा कि ये जो इस तरीके का जो सिस्टम हम लेके आए हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये जो इन्होंने ये भी कहा था कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो इस तरीके से काम करेंगे ऑफिसर, तो ये मतलब कि लोयल होने चाहिए, वफादार होने चाहिए अपने मालिक के प्रति। और ये इस तरीके की जो पोस्ट हुआ करती थी इक्तेदार वाली, ये हेरिडिटरी नहीं होती थी। ये नहीं है कि आप आज आपको अपॉइंट किया कल को आपके बेटे को ये पोस्ट मिल जाएगी, तो हेरिडिटरी नहीं थी। वेल टैक्सेस वर लिवाइड ऑन ट्रेड एट एवरी स्टेज, और टैक्स को हर लेवल पे जो है ट्रेड पे वसूला जाता था। मान लीजिए किसान से भी टैक्स वसूला जाता, फिर किसान जिसको बेचता था उससे भी टैक्स होता, और फिर वो इंडस्ट्रीज में लेके जाता था उससे भी टैक्स होता, फिर फाइनल प्रोडक्ट बन के आता था उससे भी टैक्स वसूला जाता। तो उस टाइम पे जो टैक्स जो था वो हर स्टेज पे जो है वो वसूला जाता था। द बर्डन फेल मोस्ट हेविली ऑन द पेजेंट्री, इसका जो सबसे बड़ा जो वो जो परेशानी जो झेलने को मिली है वो सबसे ज्यादा फार्मर को देखने को मिली है। पेजेंट्री मींस होता है किसान। एंड सम कंटेम्पररी अकाउंट्स रिपोर्ट कंसिडरेबली क्वालिटी इन एक्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, और कुछ हमारे इस तरीके के रिकॉर्ड्स रहे हैं, उस टाइम के रिकॉर्ड्स रहे हैं, और जो बताते हैं किस तरीके से उस टाइम पे रेवेन्यू जो है लैंड से निकाला जाता था किसानों से, बहुत उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। अगर उनकी फसल जो है किसी वजह से खराब हो गई है, उसको मतलब बारिश नहीं हुई है, तो भी उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, उसमें बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था, कुल व्यवहार किया जाता था। तो भी तो उसको क्या बोला जाता था कि तुम्हें कहीं ना कहीं, तुम कहीं से भी लाके हमें टैक्स दो, कहीं से हमें तुमसे टैक्स चाहिए तो चाहिए। तो इस तरीके की कंडीशंस हो रही थी उस टाइम पे। ओके, दिल्ली सल्तनत टाइम पे। ओके, अब जो है हम मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देखने वाले हैं, एमिंग एट ग्रेटर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। तो अब जिस तरीके से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उस पर बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल था और एफिशिएंसी थी, एक तरीके से काम किया जा रहा था। अकबर रिकॉग्नाइज्ड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन, अकबर ने क्या किया, अपनी जो है द्वारा से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो लेके आया था। किस तरीके से उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन लेके आया था, द दीवान टुक केयर ऑफ द फाइनेंसेस, उसने ये बोला था, उसने क्या किया था, इसमें तो सिर्फ दिल्ली सल्तनत में तो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी, वही सब कुछ हेल्प करता था एक सुल्तान। यहाँ पे उसने क्या किया था, अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया था। द दीवान जो था उसको बोला था कि तुम क्या करोगे, तुम फाइनेंसेस को की देखभाल करोगे। वाइल मीर बख्शी लुक आफ्टर मिलिट्री मैटर्स, और मीर बख्शी जो थे उनको बोला कि तुम क्या करोगे, तुम मिलिट्री मैटर्स को, जो हमारे सेना से जुड़े हुए जो मामले हैं, युद्ध से जुड़े हुए जो मामले हैं, उन सब से डील करोगे। एंड द खाने सामान को बोल दिया कि तुम पब्लिक वर्क, जो जनता के लिए जो काम करोगे तुम, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के लिए भी तुम्हारी ड्यूटी रहेगी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में। तो उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स बांट दिए थे कि इस डिपार्टमेंट का काम तुम संभालोगे। दीवान जो था वो फाइनेंस, पैसे वाला, लेन देन वाला काम सब संभालेगा, कहाँ से टैक्स वसूला जा रहा है, कहाँ से पैसा आना है। मीर बख्शी को मिलिट्री मैटर्स में कि मिलिट्री जो है वो उनके पास वेपन्स है कि नहीं है, और वो लोग ट्रेंड है कि नहीं है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीर बख्शी को दे दी थी। और खाने सामान को बोल दिया था तुम पब्लिक वर्क्स के काम करोगे, ट्रेड के काम करोगे, व्यापार का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। उद्योगों की इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रीज को उद्योग बोलते हैं हिंदी में, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, बिसाइड द रॉयल हाउस होल्ड, इसके अलावा जो बहुत शाही घर होते थे उनकी भी। द सदर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस, रिलीजियस एंड एजुकेशनल मैटर, और सदर जो था, ये सदर जो है, ये सदर जो था
इसको बोला था कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जस्टिस, रिलीजियस और एजुकेशनल मैटर्स को तुम हैंडल करोगे, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे पास होती थी, जिसके लिए सदर को अपॉइंट किया था उसने। सच मिनिस्टर वो असाइन टू ईच ऑफ द एम्पायर्स 12 प्रोविंसेस, और इस तरीके से मिनिस्टर को असाइन कर दिया गया था, अपॉइंट कर लिया गया था हर एम्पायर के लिए, जो कि एम्पायर था 12 प्रोविंसेस में बंटता था, जिसको सूबास बोला जाता है। विच फर्दर सब, और 12 प्रोविंसेस को फिर से इन्होंने क्या किया, सब फर्दर सब डिवाइडेड कर दिया विद इफेक्टिव चेक्स ऑन बैलेंसेस, और वहां पे बहुत अच्छे से देखा जाता था कोई पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा। इन्फोर्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और ये सब क्या था, गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर्स थे उनके बीच में ये चीजें लागू हो गई थी। एट द विलेज लेवल ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस कंटिन्यू मोर और लेस अनडिस्टर्ब, और विलेज लेवल पे उन्होंने पुराना वाला जो स्ट्रक्चर चला रहा था सेल्फ गवर्नेंस, कि आपको खुद ही जो है अपने विलेज लेवल पे जो भी काम हो रहे हैं उनको आपको खुद ही सेल्फ गवर्नेंस करना है, अपने आप खुद देखने ये सब चीजें, चाहे वो कम हुई हो, चाहे उसमें कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो। तो मतलब उनको विलेज लेवल पे तो उन्होंने बोल दिया कि ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है, आपको यहाँ पे जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो सेल्फ गवर्नेंस है, आप खुद ही करेंगे जो करना है आपको। ओके। अकबर ऑल्सो इंस्टीट्यूट द मनसबदारी सिस्टम, अकबर जो है मनसबदारी सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था, लेके आया था। एज अबुल फजल रिकॉर्डेड इन हिज आइन अकबरी विच अस्क्राइब्स अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, अबुल फजल जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें आइन अकबरी इस किताब को बोला जाता है, और इसमें क्या किया गया था, इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है आइन अकबरी के अंदर। ठीक है। मनसबदास, मनसबदास कौन होते थे, ऑफिसर्स को मनसबदास बोला जाता था अकबर एडमिनिस्ट्रेशन के। अकॉर्डिंग टू द मनसब, मनसब क्या होता है, उनको एक रैंक मिल गई थी जो मनसबदार होते थे ऑफिसर्स को, वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ प्रिसाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उनको बोला था कि आप जो है आपकी जिस तरीके की आपकी रैंक है उसके अनुसार जो है आपके पास जो है इतने घोड़े होने चाहिए, मतलब इतने हाथी होने चाहिए, घोड़े होने चाहिए, और इतने ऊंट होने चाहिए, एज वेल एज टू इतने आपके पास सैनिक होने चाहिए। हर स्टेट के अंदर उन्होंने ये चीज बोली थी। दिस मेड इट पॉसिबल टू असेंबल एन आर्मी एट अ शॉर्ट नोटिस विदाउट हैविंग टू मेंटेन अ परमानेंट सेंट्रलाइज्ड आर्मी। इस तरीके से जो है आर्मी जो है वो इकट्ठी होती थी, और आर्मी को जो है एक शॉर्ट नोटिस दे दिया जाता था, विदाउट हैविंग टू मेंटेन परमानेंट सेंट्रलाइज्ड आर्मी नहीं थी, वो चेंज होती रहती थी। रेगुलर इंस्पेक्शंस वर कैरिड आउट टू इंश्योर कंप्लायंस, और रेगुलर इंस्पेक्शन किए जाते थे। मनसबदास वो जनरली पेड बाय बीइंग असाइन लैंड एंड वर देयरफॉर आल्सो नोन एज जागीरदार, और मनसबदार जो है उनको जमीन दी जाती थी, उसके बदले उनको पैसे नहीं दिए जाते थे जो वो सर्विस देते थे। ठीक है। क्या बोला था कि तुमको जमीन दे दी जाएगी, और इस तरीके के जो मनसबदार जिनको जमीन पेड की जाती थी इन टर्म्स ऑफ सैलरी नहीं मिलती थी, उनको जागीरदार बोला जाता था, इस तरीके के ऑफिसर्स को। ठीक है। डिस्पाइट अकबर ग्रोइंग टॉलरेंस फॉर डिफरेंट फेथ्स, और आप देखेंगे जिस तरीके से अकबर ने सभी टॉलरेंस को झेल रहा था, अलग अलग धर्म के लोग थे, उसने सब चीजों को झेला था। नॉन मुस्लिम्स वर केप्ट इन माइनॉरिटी इन द हायर एकेलॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे, जो मुस्लिम नहीं होते थे, उनको फोर्स किया जाता था उस टाइम पे कि तुम इसी धर्म में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन जो नॉन मुस्लिम थे वो तो माइनॉरिटी की संख्या में रह गए थे, तो उनको हायर एकेलॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया। For instance, the total percentage of non-Muslim officials in administration rarely exceed 1/3 of the total. और अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, टोटल परसेंटेज जो थी नॉन मुस्लिम ऑफिशियल्स की इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो 1/3 जो थी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा थी, वॉज ऑफन मच लेस। 1/3 पॉपुलेशन जो थी फिर धीरे धीरे कम होती चली गई। Even among Muslim officials, those of foreign origin were generally favor of those of Indian origin. जो मुस्लिम ऑफिशियल हुआ करते थे ना, और जो फॉरेन ओरिजिन के हुआ करते थे, उनको कम फेवर किया जाता था, सबसे ज्यादा वो फेवर करते थे इंडियन ओरिजिन के ऑफिशियल्स को। ओके। टोडरमल अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम। टोडरमल जो था वो कौन था, अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, और जो ये इसका काम क्या था, जितना भी फाइनेंस से संबंधित जो काम होगा, ये जो मिनिस्टर है, ये टोडरमल जो थे ये हैंडल करेंगे। टोडरमल जो है इनको अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर बना देता है, का इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, और ये बहुत बढ़िया सा एक रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ही मेड डिटेल सर्विस फॉर क्रॉप एल्स, और उसमें उन्होंने क्या बताया कि कितनी क्रॉप की उपज हो रही है, तो पूरा उसका डाटा जो है क्रॉप से रिलेटेड आप रखते थे। एंड प्राइजेस, कौन सी जो क्रॉप है किसका कितना प्राइस होगा,
ठीक है, कितनी बेची जानी है, कितना एक्सपोर्ट होना है, कितना इंपोर्ट होना है, इस सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो टोडर मल अकबर को दे दी गई थी, जो प्राइस से संबंधित थी। प्राइसेस से जो भी संबंधित लेने होता है वो सब टोडर मल अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो करता था। एंड डिटरमाइन प्राइस फॉर ईच क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या था। ही आल्सो इनिशिएटेड अ सिस्टमैटिक सर्वे ऑफ द लैंड इन द एंटायर एम्पायर which boosted revenue collection and strengthened the state apparatus। और उन्होंने जो है एक सिस्टमेटिक सर्वे करना शुरू कर दिया था लैंड का, कि पूरे एम्पायर के अंदर कहाँ पे कितनी लैंड है और कहाँ से कितना रेवेन्यू आ सकता है। तो उसकी पूरी उनको जानकारी जो है उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बना लिया था कि कहाँ से हमें ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन मिल सकता है, कहाँ पे कितनी कहाँ पे सबसे ज़्यादा फसलें उग रही हैं, कौन सी फसलें उग रही हैं। तो अपने एम्पायर को मजबूत रखने के लिए उसने क्या किया था, इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। Okay, we will see a different kind of administration that of the Marathas in the next chapter। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है, काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मराठास का नहीं होता था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, पीपल्स लाइफ। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि लोगों की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा था। डिस्पाइट शिफ्टिंग पॉलिटिकल पावर्स बिटवीन द 13th एंड 17th सेंचुरी, इंडिया विटनेस बाय वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने देखा जिस तरीके से पॉलिटिकल पावर आई 13 से लेके 17 सेंचुरीज के बीच में, कई रूलर आए और कई रूलर जो है वो चले गए, और फिर उसके टाइम टू टाइम जो चेंज हमें देखने को मिला कि बहुत सारी पॉलिटिकल पावर्स जो हैं राइज हुई, फिर वो फॉल हुई, डिक्लाइन होने लग गया उनका। तो इस तरीके से जो हमारा भारत देश है वो एक गवाह है, वो हमें ये बताता है कि हमारे भारत देश की जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, थैंक्स टू इट एग्रेरियन फाउंडेशंस। और ऐसा किस वजह से था, हमारी जो इकोनॉमी थी उसकी ग्रोथ कैसे हो रही थी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। हमारी इकोनॉमी जो थी वहाँ पे जो ग्रोथ हो रही थी वो एग्रीकल्चर की वजह से ही हो रही थी। एग्रीकल्चर की जो नींव रखी गई थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। थ्राइविंग आर्टिजन्स इंडस्ट्रीज़, और आप देखेंगे बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की इंडस्ट्रीज़ खुल चुकी थी और वो भी बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी। कम्युनिटी बेस्ड टेम्पल थे, लोग जो है आपस में मिल जुल कर रह रहे थे। एंड टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी थी। टेम्पल बेस्ड में जिस तरफ आप देखेंगे जहाँ पे भी कोई भी मंदिर इस्टेब्लिश होगा वहीं पे लोग जो है रहना शुरू कर देते थे, आके बसना शुरू कर देते थे, और उससे उनको क्या मिल जाता था, वहाँ पे उनको एक रोज़गार मिल जाता था। तो टेम्पल के आसपास जो भी चीज़ें जो बेची जाती थी उससे लोगों का लाइवलीहुड चल रहा था। टेम्पल्स की आप प्रसाद वाली दुकान देख लीजिए तो वो भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जब जहाँ टेम्पल होते थे उससे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी इस वजह से। एंड एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स, और बहुत ज़्यादा जो है हमारा व्यापार जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ था उस टाइम पे। बिल्डिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स सच एज श्रेणीज, गिल्ड्स, जातीज, प्रोफेशनल डिफाइंड कम्युनिटीज एंड सिस्टम फॉर क्रेडिट, द सब कॉन्टिनेंट रिमेन वन ऑफ द वेल्थीस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। उस टाइम पे आप देखेंगे हमारी जो इकोनॉमी थी वो डिसेंट्रलाइज्ड थी, मतलब वहाँ पे किसी भी रूलर का कोई कंट्रोल नहीं था। वहाँ पे लोकल के लोग रहते थे, वही आपस में समझौता कर लेते और कंट्रोल करते थे। सोशल सिस्टम भी था जिसमें से श्रेणीज बोला गया। श्रेणीज जो है क्राफ्ट पर्सन को बोला जाता है, जिसको गिल्ड्स बोला गया है। जातीज प्रोफेशनल डिफाइंड कम्युनिटी होती थी एक, उसको जाति बोला गया है। और बहुत सारे सिस्टम्स क्रेडिट के थे, किस तरीके से पैसे को हम उधार ले सकते हैं, किस तरीके से आपको लोन लेने हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा सिस्टम था। अगर आपको किसी को कोई दिक्कत हो रही है कि उसको फाइनेंशियली उसको प्रॉब्लम है तो वो कैसे पैसा ले सकता है, तो ये सारे जो सिस्टम्स थे ये लोग आपस में ही मैनेज कर रहे थे। द सब कॉन्टिनेंट रिमेन वन ऑफ द वेल्थीस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड, और ये जो सब कॉन्टिनेंट था धनवान, पूरी दुनिया के अंदर धनवान क्षेत्र बन गया था उस टाइम पे। ओके, लोग जो हैं वो आपस में ही इकोनॉमी को मेंटेन करने का काम कर रहे थे। कोई वहाँ पे कोई रूलर नहीं था जो कि अपना पूरा सेंट्रलाइज्ड जो है कंट्रोल कर रहा हो इस एरिया के ऊपर। ओके, द सल्तनत पीरियड सॉ सम प्रोग्रेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स एंड स्पेशली रोड्स इन नॉर्थ इंडिया, ब्रिजेस एज फ्यू कैनाल्स एंड अदर इरिगेशन वर्क्स। तो आप देखिए सल्तनत का जब टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे हमें बहुत सारे प्रोग्रेस देखने को मिले थे। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क बहुत ज़्यादा हुआ था, आपने देखा था जिस तरीके से कुतुब मीनार बनाया गया था। ओके, इस तरीके से बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हुए, रोड बनाए गए नॉर्थ इंडिया के अंदर, पुल बनाए गए और बहुत सारी नहरें बनाई गई और भी इरिगेशन वर्क्स बनाए गए। जिस पहले क्या होता था, जो हमारी खेती बाड़ी तो बारिश पर डिपेंड होती थी, हमारे पास इरिगेशन के सोर्स नहीं थे, तो अब जो है इरिगेशन वर्क्स भी किया गया कि जिससे कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं फेमाइन आ जाता है, कब कहीं पे बारिश नहीं आती, तो उस कारण जो है क्रॉप जो है वो डिस्ट्रक्शन ना हो, क्रॉप जो है वो नष्ट ना हो और हमारा एग्रीकल्चर जो है वो स्ट्रांग रहे। कोई भी व्यक्ति जो है
परेशान ना हो अगर उसकी फसल के लिए उसको पानी नहीं मिल रहा है। तो इरिगेशन वर्क्स भी बहुत अच्छा था उस टाइम पे। अपार नहरों से सिंचाई की जाती थी जहाँ पे भी खेती होती थी। अपार्ट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ न्यू सिटीज़, और नए नए शहर बन रहे थे, ऑल ऑफ विच एक्सपेंडेड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। और ये सारी चीज़ें फैलती चली गई और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती चली गई जब मुगल का टाइम पीरियड आया उसके दौरान। ओके, कॉइन्स इन सेवरल मेटल्स एंड डिनोमिनेशंस वर इंट्रोड्यूस एज करेंसी। कॉइन्स जो है अलग अलग मेटल्स के कॉइन्स को यूज़ किया जाता था, ठीक है। और डिनोमिनेशन मीन्स सेट था कि एक 50 का सिक्का होता था उस टाइम पे, आपने भी देखा है 25 का भी सिक्का होता था। आज अगर हम डिनोमिनेशन की बात करें, आज हमारे यहाँ 10 रुपीज़ का सिक्का चलने लग गया है और 5 रुपीज़ का सिक्का चलता है। ओके, तो उस टाइम के जो कॉइन्स हुआ करते थे वो मेटल्स के हुआ करते थे, वेदर इट इज़, हो सकता है वो कॉपर के हों या सिल्वर के हों। तो आज भी आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। द मुगल्स विल यूज़ अ डिफरेंट सिस्टम विद अ रुपया एंड ऑफ सिल्वर एंड अ डैम ऑफ कॉपर। मुगल्स जो है उनका अलग अपना सिस्टम था। तो वो रुपया जो है वो सिल्वर का बना, रुपया जो होता था वो सिल्वर का मेटल का बना होता था, और डैम जो है कॉपर के मेटल वाले जो कॉइन्स होते हैं उनको डैम बोला गया था। आप ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर है 2.29, सॉरी ये फिगर है 2.29। ए पर्शियन व्हील यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स और टैंक्स टू इरिगेट फील्ड्स। ये एक पर्शियन व्हील है जो कि पानी को खींच रहा है वेल्स के अंदर से और टैंक्स के अंदर से, जिससे कि इसका जो पानी जो है वो सिंचाई में यूज़ किया जा सके, फसलों तक पानी पहुंच सके। ओके, एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो था वो मेन बैकबोन थी इंडियन इकोनॉमी की, और मोस्टली जो पीपल थे वो इसी ऑक्यूपेशन पे एंगेज थे उस टाइम पे अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। We have already seen how rulers relied on agrarian revenue to maintain their administration and military, typically extracting land revenue at 1/5 of the produce, though some of the sultan raised it as high as 1/2। तो आप देखेंगे उस टाइम पे हमें एक चीज़ देखने को मिली कि रूलर्स जो थे वो लोग भी क्या करते थे, जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता था उसी पे डिपेंड रहते थे अपने रेवेन्यू के लिए। एग्रीरियन रेवेन्यू मीन्स एग्रीकल्चर से जो भी पैसा आता था, टैक्स आता था, उसी पे वो लोग डिपेंड रहते थे टू मेंटेन। अगर उनको अपने प्रशासन को मेंटेन करना है तो वहीं से पैसा आएगा, तभी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा खर्च करेंगे। अगर उन्हें मिलिट्री भी मेंटेन करनी है तो वहीं से एग्रीकल्चर फार्मर्स से पैसा लिया जाएगा, जो क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से रेवेन्यू खर्च किया, तो वहाँ से जो पैसा आता था उसी से ये लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को मेंटेन करते थे। टिपिकल एक्सट्रैक्टिंग लैंड रेवेन्यू एट 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस। तो उस टाइम पे कितना उन्होंने बताया है कि कोई भी अगर प्रेजेंट होता था तो उसको 1/5 जो है, जो भी उसने पैदावारी की है, जो भी उसका प्रोडक्शन हुआ, उसमें 1/5 जो है उसका आपको टैक्स देना पड़ता था, उसका आपको रेवेन्यू देना पड़ता था। दो सम ऑफ द सुल्तान रेज इट एज हाई एज हाफ। कुछ लोग सुल्तान ऐसे हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने इस प्रोडक्शन को, जो प्रोड्यूस का कितना रेवेन्यू चाहिए, उसको बढ़ा के हाफ कर दिया गया था, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जब हमारे देश में इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका था, फैसिलिटीज़ हो गई थी, इरिगेशन सिस्टम जो है अच्छे से और लोगों को उससे उसकी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हो रहा था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रही थी, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, अलाउइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स। और उसी वजह से क्या था कि हम एक ही लैंड पे जो है मल्टीपल क्रॉप्स को उगा रहे थे उस टाइम पे, इंक्लूडिंग बोथ फूड। कई प्रकार के फूड हम लोग उस टाइम पे क्रॉप्स को उगाते थे, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ली हो गया, पल्सेस, शुगर केन, स्पाइसेस, इस तरीके के मल्टीपल क्रॉप्स को हम उगाते थे लैंड के ऊपर। एंड नॉन फूड आइटम्स भी हम लोग उस टाइम पे एग्रीकल्चर में ग्रो करते थे, जैसे कि कॉटन हो गया, विच वर थ्राइविंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। और इससे क्या होता था, जो हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्शन, तो कपड़े की जो इंडस्ट्रीज होती थी उसमें ये जो कॉटन जो है उससे कई प्रोसेस करके कपड़ा तैयार किया जाता था। सिल्क, वूल, इन सब की इंडस्ट्रीज बनने लग गई थी, ओके। और डाइस, टिम्बर, तो इनका जो रॉ मटेरियल है ये सब कौन प्रोड्यूस करने लगा था, ये फार्मर्स जो है, इनका कल्टीवेशन करना फार्मर्स ने जो है एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। नॉन फूड आइटम्स का, नॉन फूड आइटम्स हमारे क्या क्या हो गए, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, डाइस होगी, टिम्बर, लकड़ी जिसको हम बोलते हैं जूट, ठीक है। लेट अस नोट दैट एग्रीकल्चर आउटपुट वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड पीरियड टू पीरियड। लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो एक एरिया से दूसरे एरिया पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। आप देखिए, कोई जो फसल है किसी जगह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, किसी जगह बिल्कुल ही नहीं होती, और हर पीरियड में जो था वो डिफरेंस देखने को मिलता था। हो सकता है किसी पीरियड में कोई फसल अच्छी रही हो, और हो सकता है कि जब वो उस टाइम के बाद क्या हुआ, उसमें वो फसल जो है उस मिट्टी में अच्छे से ग्रो ही ना कर रही हो,
ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है कहीं पे ज़्यादा था, कहीं पे कम था, तो पीरियड टू पीरियड जो है ये डिफरेंसेस देखने को मिले थे। द पीजेंट्री सफर सेवरल सेवर फेमाइंस इन दिस पीरियड, और जो फार्मर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता था, कई बार अकाल आ जाता था, बारिश नहीं होती थी, तो उसके कारण क्या होता, उनका क्रॉप का प्रोडक्शन जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था। विद रीफ डिफेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर रूरल बेनेवलेंस, तो आप देखेंगे, और उसी वजह से जो है वो लोग जो है रूलर के जो बेनेवलेंस है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स, क्राफ्ट फॉर पीपल्स मेड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम कपड़े मार्केट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, कपड़े की इंडस्ट्रीज होती हैं, क्राफ्ट्स पीपल मेड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्राफ्ट्स पीपल जो होते थे, वो लोग कारीगर वगैरह होते थे, वो कई प्रकार के प्रोडक्ट्स को तैयार करते थे, फ्रॉम वेपन्स टू टेंसिल्स, और वेपन्स भी बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे, टू ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज भी बनाते थे वो लोग। ऑर्नामेंट्स होते हैं वो कई प्रकार के, जैसे हमारे इयररिंग्स वगैरह होते हैं, तो और जो बैंगल्स वगैरह होते हैं, और ज्वेलरी के बहुत सारे आइटम्स होते थे उनका, ये लोग क्या करते थे, काफ़ी लार्ज स्केल में इनका मतलब कि इस तरीके का पूरा एक मार्केट तैयार कर लेते थे, इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते थे। शिप बिल्डिंग एसेंशियल टू रिवर एंड ओवरसीज ट्रेड डेवलप कंसिडरेबल इन दोज सेंचुरीज। शिप भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे, ठीक है, और एसेंशियल टू रिवर, और जिससे कि रिवर में लोगों को नाव से जाना होता था, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते थे। एंड ओवरसीज ट्रेड, सी के द्वारा ट्रेड भी होता था, डेवलप कंसिडरेबल इन दो सेंचुरी, इन सेंचुरीज के दौरान जो है इस तरीके का हमारा जो है सी का ट्रेड हो गया, और रिवर शिप एक जगह से दूसरी जगह नदी के ज़रिए रास्ते जो हैं वो खुल गए थे, लोगों ने बना लिए थे। अगर एक जगह से दूसरी जगह तो वो नदी के पार करके शिप के ज़रिए भी चले जाते थे। इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड थ्रू कोस्टल एंड रिवर साइड टाउन सच एज कलिकत, मैंगलोर। और इंडियन गुड्स जो भारत देश के जो वस्तुएं होती थी उनको भेजा जाता था कोस्टल साइड में, ओके, सॉरी, जो भारत के आप देखेंगे जो वस्तुएं होती थी, सॉरी हम कहाँ पे थे, सॉरी। इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड थ्रू कोस्टल एंड रिवर साइड टाउन्स, और जो भारतीय वस्तुएं होती थी उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, थ्रू कोस्टल रीजन्स में भेजा जाता था, ठीक है, एंड रिवर साइड टाउन्स, जहाँ पे नदी वगैरह होते थे उसके आसपास जो शहर बसे हुए होते थे उनमें हम लोग जो भारतीय जो हमारे वस्तुएं होती थी उनको हम भेजते थे, जैसे कलिकत हो गया, मैंगलोर हो गया, सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, और हुगली हो गया। इंडिया इम्पोर्टेड मच लेस देन इट एक्सपोर्टेड। इंडिया जो हमारा भारत देश था वो इम्पोर्ट कम करता था, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था अपने गुड्स का। इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड, और क्या क्या प्रोडक्ट्स वो इम्पोर्ट करता था, सिल्क करता था, सिल्क, उसको सिल्क चाहिए होता था तो वो दूसरी कंट्री से लेता था, और हॉर्सेस, मेटल्स एंड ऑल काइंड ऑफ लग्जरी गुड्स, तो ये सब तो जो हमारा भारत देश था उसमें ये सब गुड्स होते थे इम्पोर्ट किए जाते थे दूसरी जगह से। मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया एंड पर्शिया, नाउ ईरान, और बहुत सारे मर्चेंट्स थे हमारे व्यापारी, वो अरेबिया या पर्शिया से थे, और नाउ अब ईरान से भी हैं। एंड सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन इंडियन पोर्ट्स, और वो जाके जो है हमारे जो भारत के जो बंदरगाह हैं वहाँ जाके बस गए। एंड कंटिन्यू द बर्सलिंग ट्रेड एक्टिविटी, और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, और बहुत ज़्यादा ट्रेड व्यापार किया पोर्ट्स के थ्रू, ओके। The हुंडी system also enabled merchants to transfer fund across political boundaries without physically transport currency. हुंडी सिस्टम आया था, ठीक है, उस टाइम पे हुंडी सिस्टम इसलिए आया था क्योंकि लोग जो है अपने पास पैसा नहीं रख सकते थे, लूटपाट हो जाती थी, चोरी हो जाती थी, तो हुंडी सिस्टम होता था जिसमें कि मर्चेंट्स, व्यापारी क्या करते थे, फंड को ट्रांसफ़र करते थे पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब हो सकता है जो व्यापार चल रहा हो वो दूसरी कंट्री के साथ चल रहा हो, ठीक है, हो तो वो कंट्री जो है हमारे देश के अंदर ही, जो इंडिया के अंदर ही व्यापार ना चल रहा हो, या हो सकता है वो इंटरनली व्यापार ना चल के एक्सटर्नल व्यापार चल रहा हो, तो उस वजह से क्या होता था, ट्रांसफ़र करना फंड्स जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इसलिए उन्होंने हुंडी सिस्टम लेके आए थे उस टाइम पे। विदाउट फिजिकल ट्रांसपोर्टिंग करेंसी, फिजिकल ट्रांसपोर्ट करेंसी मीनिंग आपको पैसा हाथ पैसा नहीं देना है। मेकिंग दम लेस वल्नरेबल टू प्लंडर, और ये बहुत मुश्किल होता था क्योंकि लूटपाट हो जाती थी, चोरी हो जाती थी, जब तक किसी को पैसा ना हो तब तक आपका सबका चोरी हो जाएगा पैसा। ट्रेडर कम्युनिटी सच एस मारवाड़ीज बिकेम अडेप्ट एट ऑपरेटिंग अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल रिगाइम्स, और ट्रेडर की बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती थी, जैसे कि एक है उसमें से मारवाड़ी, ये बहुत ज़्यादा कुशल थी, और पूरी मतलब कि उस टाइम पे पॉलिटिकल जो रूल चल रहा था उस टाइम पे, तो ये जो मारवाड़ी लोग तो होते थे ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करने का, ऑपरेट करने का काम करते थे, इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग
माहिर थे। डेवलपिंग पैरेलल सिस्टम क्रेडिट एंड ट्रस्ट दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स, और ये पैरेलल सिस्टम क्रेडिट का लेके आए थे और ट्रस्ट किया गया था इस चीज़ पे, दैट फंक्शन, ये सब इंडिपेंडेंटली फंक्शन होता था ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स तक। मतलब आपको अगर कुछ भी ट्रेड वगैरह करना है तो आप खुद जाके उसको पैसा नहीं देंगे, एक मीडियम बन गया था, एक व्यक्ति या कोई उसको मीडियम बना लिया गया था, वो जाके जो है पैसों को क्या करता था, वहाँ तक पहुँचाता था। ओके, और इस तरीके की हुंडी सिस्टम लेके आया था, जिस तरीके से हमारे यहाँ भी चेक करते हैं उस टाइम में हुंडी सिस्टम था। वो इसके ज़रिए जो है पूरा ट्रेड में क्या होता था, पैसे का लेन देन होता था हुंडी सिस्टम के थ्रू। ओके, अब हम लोग देखते हैं डोंट मिस आउट, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ए हुंडी वॉज अ रिटन इंस्ट्रक्शन to make payment to an individual. It could be carried across political borders and enabled financial transaction without the need to carry currency. हुंडी क्या था, एक रिटन इंस्ट्रक्शन होता था जिस तरीके से आज के ज़माने में हमारे यहाँ चेक होते हैं, उस पर पेमेंट कर दिया था किसी भी जो भी इंडिविजुअल से हम ट्रेड कर रहे हैं, और ये पूरी पॉलिटिकल बॉर्डर्स पे चलता था। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं भी ये जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, विदाउट द नीड टू कैरी करेंसी। आपको पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ए परसिक्यूसर टू मॉडर्न बैंकिंग, आप देखेंगे जिस तरीके से आज के ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, पेटीएम करते हैं, ठीक है, उस तरीके से जो है उस टाइम पे हुंडी हुआ करती थी। आज जो है ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, आपको मालूम है सबको। आपको क्या है, जब भी पैसे अगर किसी को पे करना है तो आप वो स्कैन कीजिए, तुरंत आप पेमेंट कर देते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है जेब में तो भी, ओके, पेटीएम सिस्टम है। दिस सिस्टम वर्क अक्रॉस ट्रेड नेटवर्क्स विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द रूलिंग क्लास, और ये सिस्टम जो है ट्रेड के नेटवर्क्स में चलता था, और इसमें कोई भी रूलिंग क्लास का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था। रूलिंग क्लास मतलब जो भी उस टाइम पे रूलर रहा होगा वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता था। टेम्पल एज अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस टाइम पे जो हमारे मंदिर होते थे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के केंद्र हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे तो उसको हम समझने वाले हैं। मैनी टेम्पल्स वर मोर देन द सेंटर्स ऑफ वर्शिप, बहुत सारे जो मंदिर हुआ करते थे वो एक केंद्र बन गए थे पूजा करने के। लर्निंग सोशल इंटरेक्शंस, और उसमें शिक्षा भी दी जाती थी किस तरीके से आपको सामाजिक वार्तालाप करना एक दूसरे से, और परफॉर्मिंग आर्ट, और आपको कलाकारियाँ भी बहुत ज़्यादा सिखाई जाती थी। दे ऑल्सो क्रिएटेड इकोसिस्टम विद बर्सलिंग मार्केट, और वहाँ पे उन्होंने एक अपना इकोसिस्टम बना लिया था जहाँ पे आप देखेंगे एक पूरा मार्केट बन गया था। रूलिंग क्लास डोनेटेड लैंड एंड वेल्थ टू टेम्पल डाइटीज, और जो रूलिंग क्लास होती थी वो क्या करती थी, दान में देती थी पूरी ज़मीन और पैसे देती थी कि आप इस टेम्पल को मेंटेन करिए, इस भगवान के लिए हमने ये पैसा समर्पित कर दिया है, आप इसमें पैसा खर्च करिए। हेल्थ इंटरेस्ट बाय टेम्पल मैनेजर्स हु डेवलप कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो पैसा था, जो ट्रस्ट होते थे टेम्पल मैनेजर्स के, उनके पास आता था, फिर वो क्या करते थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम्युनिटी का वो भी बना देते थे। इरिगेशन सिस्टम और टैंक्स वगैरह की फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे। एंड पिलग्रिम अकोमोडेशंस, लोगों के जैसे तीर्थ करने के लिए कोई यात्री आया है तो उसके रहने की भी व्यवस्था होती थी, जिसको धर्मशाला एंड छत्रम्स बोला जाता है। टेम्पल्स प्रोवाइडेड मर्चेंट्स विद क्रेडिट एंड फंडेड इंटरनल एज वेल एज मैरीटाइम ट्रेड, और टेम्पल्स जो हैं, जो व्यापारी आते थे उनको उधार भी पैसा देते थे, और कुछ पैसा अगर किसी को आपस में चाहिए तो उसको भी फंडेड दे दिया जाता था, और मैरीटाइम ट्रेड भी किया जाता था। मैरीटाइम ट्रेड में समुद्र के ज़रिए जो व्यापार हो रहा है वो भी व्यापार जो है इस टाइम पे किया जाता था। ओके, टेम्पल के जो मर्चेंट्स थे, टेम्पल जो मैनेजर होता था, तो वो उनकी इस तरीके के व्यापार से कोई चीज़ लेते थे, उस चीज़ में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता था। वाइल अर्ली पीरियड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी द लेट 1600 विटनेस इकोनॉमिक स्ट्रेस, अब अगर हम देखें अर्ली पीरियड की शुरुआत की बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी, बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई था। अब जब 1600 में आते आते क्या हुआ, इकोनॉमिक स्ट्रेस होने लग गया, हमारी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होने लग गई, इसकी ग्रोथ। पीजेंट्स वर ऑफन लेफ्ट विद अ स्मॉल शेयर ऑफ द प्रोड्यूस आफ्टर टैक्सेस एंड पेमेंट्स टू इंटरमीडिएट पार्टीज, फार्मर्स जो थे वो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, जो भी वो पैदावार करते थे ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स में ही सब कुछ चला जाता था, और इंटरमीडिएट पार्टीज होती थी उनको भी पेमेंट करना पड़ता था, तो जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे थे। दिस कॉस्ट मैनी टू लॉस देयर लैंड एंड बिकम बॉन्डेड लेबर, कभी कभी क्या होता था उस चक्कर में जो पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, वो उनको अपनी लैंड भी देनी पड़ती थी, अगर उनको टैक्स, अगर उनके पास प्रोडक्शन नहीं हुआ है अच्छा, उससे वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं, और कई बार तो उनको बॉन्डेड लेबर बना दिया जाता है। ये बोला था कि अगर आप टैक्स नहीं पे कर पा रहे हो तो या तो हम आपकी ज़मीन ले लेंगे या तो आपको हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, जिससे बोलते हैं बॉन्डेड लेबर मीन्स बंधुआ लेबर, ठीक है, बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं।
Historians suggested that craftspeople and laborers too often face harsh economic conditions. बहुत सारे इतिहासकार ने कहा जो हमारे शिल्पकार थे और जो हमारे मजदूर थे वो उन्होंने बहुत सारी मुसीबतें झेली और ऐसी स्थितियां झेली, ऐसी उनकी आर्थिक स्थिति हो गई थी। इंडिया वॉज स्टिल अ लैंड ऑफ अबेंडेंस। हमारा जो भारत देश था वहाँ पे ज़मीन की तो कोई कमी नहीं थी। एज टेस्टिफाई बाय मैनी अरब, बहुत सारे अरब और यूरोपियन ट्रेडर्स ने ये चीज़ बात कही है। भारत जो देश है वहाँ पे ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी, जिसको अरब और यूरोपियन ट्रेवलर्स ने, जो यात्री आए थे हमारे यहाँ यात्रा करने, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है। बट द वेल्थ वॉज लार्जली कंसिडर्ड इन द हैंड्स ऑफ रूलर्स, कर्टियर्स, हाई ऑफिशियल्स एंड द मर्चेंट क्लास। उन्होंने ये बताया कि जो पैसा जो है वो जो रूलर्स हैं, ठीक है, और जो कर्टियस हैं, दरबारी लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह हैं, और जो व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके पास पैसा है, दौलत है, और जो फार्मर्स हैं और जो क्राफ्ट पर्सन हैं वो उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है। फ्रिक्वेंट वॉरफेयर इन एडिशन कॉज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। कई बार क्या होता था, लड़ाइयाँ होती थी, उसकी वजह से क्या करना पड़ता था, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सेटल होना पड़ता था जाके। At the level of the common people, there was instances of clashes, especially over sacred sites that had been discredited or destroyed under the ruler's sanction. आप अगर हम बात करें जो लेवल था कॉमन पीपल जो थे उनकी, अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल उनके झगड़े के भी बताए गए कि बहुत ज़्यादा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। कई बार जो पवित्र साइट्स होती थी वहाँ पे भी क्या हो जाता था, रूलर्स जो हैं अपना रूल थोपने लग जाते थे उनके ऊपर, उसको नष्ट कर देते थे बिल्कुल, जो हमारे पवित्र स्थल हुआ करते थे। बट बाय लार्ज एंड लार्ज पीपल डिफरेंट फेथ्स एंड कम्युनिटीज लिव पीसफुली साइड बाय साइड। लेकिन एक तरफ आप देखें, लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को विश्वास था धर्म पे, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती वो शांतिपूर्वक भी रह रही थी। एक तरफ इस तरीके का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा था, दूसरी तरफ लोग भी जो हैं वो पीसफुली भी रह रहे थे। एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और लोग जो थे वो एक दूसरे पे निर्भर थे, ठीक है। Even as most rulers across India patronized the arts, communities too strove to maintain or revive the traditions, many of which adapted to changing circumstances. बहुत सारे रूलर्स मीन्स जो हमारे शासन, हमारे यहाँ पे जो शासन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारे भारत देश की जो आर्ट्स थी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। जो लोग आर्ट में इन्वॉल्व थे, पैटर्नाइज थे, और बहुत सारे समुदाय को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। टू मेंटेन और रिवाइव द ट्रेडिशंस, जो संस्कृति हमारे यहाँ चली आ रही थी उसको द्वारा संस्कृति को जागृत किया। मैनी ऑफ विच अडेप्टेड टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, बहुत से लोगों ने अपने आप को उसी जो बदलाव स्थितियाँ जो उत्पन्न हो रही थी उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। अमंग दोज कल्चर ट्रेडिशंस अ फेयर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ अ शेयर हेरिटेज। और जिस तरीके से हम देखें जो हमारे यहाँ पे कल्चर ट्रेडिशंस थे, पुरानी जो संस्कृति थी और जो नई संस्कृति थी, वो दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही थी। फेयर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन होता, उन दोनों के बीच में जो है इंटरेक्शन हो रहा था पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति में, और उसकी वजह से जो है एक क्रिएशन हो रही थी शेयर्ड हेरिटेज की। ओके, दो इट ऑल इंडिया एंड्योर्स इकोनॉमिकली प्रॉस्परस ऑन द होल बट ऑफन पॉलिटिकली अनस्टेबल। हमारा जो भारत देश था वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस तो था ही पूरी तरीके से, लेकिन पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया था। कैसे हो गया था? पॉलिटिकली अनस्टेबल इस तरीके से हो गया था कि कभी कोई रूलर आया, कभी कोई रूलर आया, तो कोई किसी की पावर जो है वो राइज हुए, फिर किसी की पावर डिक्लाइन हो गई। तो इस तरीके से जो है ये चेंजेस टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा देखने को मिले। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंट रीशेपिंग ऑफ द पॉलिटिकल मैप, इंडिया फेस सीरियस चैलेंजेस। आपने देखा इस पीरियड के दौरान बहुत जल्दी जल्दी हमें चेंजेस देखने को मिले। हमारा जो पॉलिटिकल मैप है, रीशेपिंग मीन्स बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले। कभी कोई डायनेस्टी आई, कभी कोई रूलर आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस पॉलिटिकल मैप में जो है बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिले। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पावर्स आई, राइज हुई, डिक्लाइन हुई। तो इस वजह से जो हमारा जो इस पीरियड के दौरान जो हमारा पॉलिटिकल मैप है उसमें बहुत ज़्यादा हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। इंडिया फेस सीरियस चैलेंजेस बट सर्वाइव। इंडिया जो भारत देश है उसने भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी वो जीवित है, फिर भी वो सर्वाइव कर गया। इट इज़ अ टेल नॉट ओनली ऑफ हार्डशिप। ये जो कहानी है वो कठिनाइयों की नहीं है बट ऑल्सो ऑफ रेजिलियंस की भी है। किस तरीके से उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया। ओके, दो द sword
व्हेन द ओकेशन डिमांडेड, और जब कभी ऐसी मुसीबत आई हो जब हमें लगा हो कि हमें तलवार उठा के वॉर करना चाहिए, तलवार उठा के लड़ाइयाँ करनी चाहिए, तो वो भी चीज़ें की हैं। बट ऑल्सो थ्रू फ्रेश क्रिएशन इन आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी एंड टाइमलेस वैल्यू। और हमें बहुत ज़्यादा जो है हमारा आर्ट वाला फील्ड है, ये साहित्य है, या आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है। एंड टाइमलेस वैल्यू, टाइमलेस वैल्यू मीन्स ऐसी वैल्यू जो कभी ना ख़त्म होने वाली हो, और वो मूल्य जो है आज भी विकसित हैं। तो इस तरीके का जो है हमारा भारत देश में हमें चेंजेस देखने को मिले थे। ओके, अब जो है इस चैप्टर का हमारा पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो रहा है, और अभी जो है हम इस चैप्टर की जो है समरी देखने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। बिफोर वी मूव ऑन, दिस पीरियड विटनेस मैनी फॉरेन इन्वेजन्स लेड बाय टर्किक, अफगान एंड मुगल फोर्सेस विच कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। इस पीरियड के दौरान आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, बाहर से आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए जो कि टर्किक के द्वारा हुए, अफगान्स के द्वारा हुए और मुगल फोर्सेस के द्वारा हुए, विच कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तबाही हुई। ठीक है। द फॉल ऑफ ओल्ड डायनेस्टी, बहुत सारी पुरानी डायनेस्टीज थी वो ख़त्म हो गई, वीक हो गई। एंड द राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स, बहुत सारे किंगडम्स जो है पावरफुल हुए और फिर वो डिक्लाइन हो गए, और इस तरीके से एम्पायर भी जो है, बहुत सारे एम्पायर जो हैं वो राइज हुए और फॉल हुए। कंटिन्यूस वॉरफेयर, लगातार लड़ाइयाँ हुई, अलायंसेस हुए बीच में, लोगों के बीच में। एंड कॉन्क्वेस्ट रीशेप इंडियाज़ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उसी वजह से जो है हमारा जो इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो बार बार जो है वो चेंज होती हुई दिखाई दी। द पीरियड हैड मेनी इंस्टेंसेज ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, और इस समय के दौरान बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें रिलीजियस इंटॉलरेंस के देखने को मिलते हैं। किस तरीके से कि लोग जो होते थे, जहांगीर था औरंगजेब उसने फोर्स किया था कि सभी जो नॉन मुस्लिम होते थे उनको भी बोला जाता कि तुम हमारे मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट करो। ठीक है। तो वो भी जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस में धर्म के नाम पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार सहे हैं। बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, सिख, ज़ोरास्ट्रियंस एंड ट्राइबल सफर सेवरल परसिक्यूशन एट टाइम्स, कई बार बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू, सिख, ज़ोरास्ट्रियंस ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस समय के दौरान। दो सम रूलर्स वर मोर ब्रॉड माइंडेड दैन अदर्स, लेकिन कुछ रूलर्स थे जो ब्रॉड माइंडेड थे अगर हम दूसरों से कंपेयर करें तो। ओके, जैसे कि अकबर। ठीक है, अकबर ने तो किसी तरीके का रिलीजियस टॉलरेंस नहीं किया था, उसने सभी धर्मों को माना था। लेकिन जो औरंगजेब था उसने ये सब चीज़ें, रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा उसने इनफिडेलिटी लेके आया था। ठीक है, कि जो लोग मुस्लिम हैं नहीं हैं उनको भी जबरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए। ओके, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एक्सपेंडेड, इनहेंसिंग इंडियाज वेल्थ एंड कनेक्टिविटी विद द वाइडर वर्ल्ड। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, ट्रेड भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, और उससे क्या हो रहा था, हमारे जो भारत देश की जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही थी, एंड कनेक्टिव विद द वाइडर वर्ल्ड, और दूसरी कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ के साथ भी हमारा ट्रेड चल रहा था, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे गुड्स का। यह द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कॉमन सब्जेक्ट्स जनरली रिमेन हार्श, लेकिन कुछ इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति ऐसे रहीं कुछ विषयों पर जो कि बहुत ज़्यादा बुरी थी। इंडियन सोसाइटी शोड अडेप्टेबिलिटी एंड रीसाइलेंस इन रिबिल्डिंग टाउन्स, सिटीज, टेम्पल्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारे जो भारतीय समाज है उसमें अडेप्टेबिलिटी देखने को मिली, लोगों ने अपने आप को उसके अनुसार ढाला। रीसाइलेंस इन रिबिल्डिंग टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स को दोबारा बनाया गया, शहरों को बनाया गया, मंदिर को बनाया गया, और भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए उन्होंने फिर दोबारा से जो है उसी स्थिति में आने की कोशिश करी। एट द सेम टाइम इट फाउंड वेज टू प्रिजर्व कल्चर ट्रेडिशंस एंड ब्लेंड इंडिजिनस एंड फॉरेन एलिमेंट्स टू क्रिएट न्यू कल्चर एक्सप्रेशंस। और उसी समय पे क्या किया लोगों ने, जो हमारे देश की जो संस्कृति थी, जो हमारी पहले से जो संस्कृति के जो परंपराएं चली आ रही थी उनको भी बनाए रखा, और जो नई संस्कृति आ रही थी उसका क्या हुआ, वो दोनों ही जो है हमें शेयर हेरिटेज देखने को मिला। ठीक है, उन सबका क्या हुआ, इंट्रैक्शंस देखने को मिला। ब्लेंड इंडिजिनस, और जो हमारे गुड्स जो हमारे देश में बनाए जाते थे वो दूसरे देश में हम लोग क्या करते थे, उसका एक्सपोर्ट करते थे, और वहाँ से फिर हम इंपोर्ट भी करते थे। एंड फॉरेन एलिमेंट्स टू क्रिएट न्यू कल्चर एक्सप्रेशंस, मैनी फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पेंटिंग फ्लोरिश। और इस समय के दौरान कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर मीन्स जो कलाकृति, मेहराब जो इसको हम बोलते हैं हिंदी में, नृत्य और कला, जो पेंटिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी इस समय के दौरान। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स
ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, ना ही आप चैनल को लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके। और ये क्वेश्चन आंसर जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज है या आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट अस। थैंक यू।